रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है कहानी वारिस, लेखक नमिता सिंह और वाचक हैं निमिषा सिंघल। रेडियो प्लेबैक इंडिया। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। धुआं ही धुआं भर गया हो जैसे चारों ओर। पहले तो लगा कि वह ओलों की बारिश में घिर गया है, फिर उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरने लगा। उसके पोर पोर से गर्म लावा बह रहा था। वह चेतना शून्य हो रहा था। तड़प कर एक बार कोशिश की उसने ऊपर आने की। उसके शरीर की नसें तड़कने लगी। फिर कोशिश की। लगता था जैसे पिघले शीशे के उबलते समुद्र में हाथ पैर चला रहा है वह। उंगली हिलाना मुश्किल था, लेकिन ऐसे तो नहीं डूबना है, हाथ पैर चलाने ही होंगे। अंततः रोशनी का हल्का सा आभास हुआ उसे। बंद कमरे की किसी झिरी से रोशनी का हल्का सा कतरा झांका था। शहर की सीमा में घुसते ही जैसे बदशगुनी हुई हो। एक गड्ढे में बुरी तरह धचका खा गया था गाड़ी का पहिया। कल मुकदमे की पेशी हुई थी। उसके बाद शाम को चलना मुनासिब न समझा उन लोगों ने, इसलिए रात वहीं बिताकर तड़के सवेरे चल दिए थे वह लोग। गाड़ी के धचके के साथ ही वह हड़बड़ा गया था। शायद नींद का झोंका आ गया है। यह ख्याल आने पर वह सीधा हो गया था, तनकर बैठ गया था। बगल में बैठे जीत सिंह पर नजर डाली। कमर में रिवॉल्वर लटकाए वह हमेशा की तरह चुस्त दुरुस्त बैठा था। एक लंबी सांस ली उसने और खिड़की के शीशे पर नजर गड़ाए बाहर देखने लगा। मन कुछ डामाडोल सा था, अंदर जमे हुए ठोस इस्पात के भीतर। यह ठीक नहीं है, तनिक भी ठीक नहीं। उसने अपना ध्यान सही खूंटे पर बांधना चाहा, तभी दिल भी बंधा रहेगा। मुकदमा वीरी सिंह का लड़का विजयपाल, कचहरी, वकील और सामने उसके वकील भटनागर का चेहरा तैर गया। हत्या और डकैती सहित सारे और बड़े शामिल कर लें तो 15-16 मुकदमे तो होंगे ही उसके ऊपर। कुछ सही तो कुछ एकदम झूठे, लेकिन सत्ता के लिए ताकत चाहिए। ताकत के साथ खतरे जुड़े होते हैं। कदम कदम पर अपना करिश्मा दिखाता हुआ भाग्य होता है। अगर ताकत है आप में, हिम्मत है, तो भाग्य भी आपके कदमों के नीचे होगा। ताकत और भाग्य अगर साथ हों तभी सत्ता मिलती है। पावर, बिग पावर। ताऊजी वहीं मन के किसी कोने में बैठे थे, पूर्ण आश्वस्त। मुट्ठी भींच एक जोर की धप्प मारी उसने आगे की सीट के ऊपर। बिग पावर्स, महाशक्तियां, युद्ध, विश्व युद्ध, एटम बम। ताऊजी गायब हो गए और बच्चों की आवाज गूंजने लगी कानों में, बहुत धीमी, किसी भूले हुए सपने की तरह। पावर गेम फिर शुरू हो गया था। स्कूल का मैदान 2 पालों में बंट गया और भीड़ के बीच खेल शुरू हो गया था। भटनागर का चेहरा फिर सामने घूमने लगा था। मेले की भीड़ में भटक रहे बालक को जैसे अचानक कोई पहचाना सा चेहरा दिख जाए। भटनागर, मुरादाबाद का मशहूर क्रिमिनल वकील। वह कचहरी में पहुंच गया था और गाड़ी के भीतर बैठा इंतजार कर रहा था अपने कुछ लोगों का। भटनागर की गाड़ी रुकी थी। काले शीशे के पार से उसने भटनागर को उतरते देखा था। भीतर उसका 15-16 साल का लड़का बैठा था। लड़का भी निकलकर बाहर आया। उसने अपने डैडी से कुछ कहा।
भटनागर हंसा था जोर से। जरा सा पीछे को झुका सिर, मुंदी हुई आंखें, फैला हुआ मुंह। कह कहा लगाया था उसने और बेटे का कंधा थपथपाया था जोर से। बेटा भी हंसता रहा और फिर गाड़ी के भीतर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी वापस मोड़ ली थी। कह कहा हर कोई नहीं लगा सकता। बहुत से लोग तो पूरी जिंदगी मुस्कुराते तक नहीं। दिल और दिमाग साफ हो तभी झरने जैसी हंसी बहती है। इस पूरी बात में कुछ भी असामान्य या जुबा नहीं था, बेहद मामूली बात। वीर सिंह, उसका परिवार, हत्या, जमीन का मुकदमा, कचहरी, इसके साथ साथ भटनागर, उसका जवान होता बेटा, आपसी स्नेह की दूधिया हंसी बार बार बिखर कर फैल रही थी। सुरेंद्र कब से नहीं हंसा वह इस तरह। जमाना बीत गया। मनोज को कब से नहीं देखा उसने आमने सामने, याद भी नहीं। बेटे के सिर पर हाथ फेरना, कंधा थपथपाते हुए कोई आपसी बात, मजाक संभव ही नहीं। उसने मनोज को यथासंभव अपने पास से, घर के माहौल से दूर रखा था। उसने सिर झटका। कीड़े जैसा रेंगता विचार छिटक कर दूर जा पड़ा। जो हंसा सो फंसा, जैसा सिद्धांत उसके यहां भी चलता है। यानी जिसने सोचा वह गया काम से। उसके यहां है सिर्फ एक्शन। सोचना विचारना मना है। इससे आदमी कमजोर होता है। दौड़ो भागो, एक्शन एक्शन, फिर दौड़ फिर भाग, एक्शन पैक्ड जिंदगी। गाड़ी भीड़ भाड़ वाले बाजार के रास्ते से गुजर रही थी। सब्जी मंडी वाली सड़क, आगे गुमटी पर प्याऊ, थोड़ा आगे एक गली, दोनों ओर दुकानें, लकड़ी के खोखे, जमीन में सामान फैलाकर बैठे सब्जी वाले, कुछ फल वालों के ठेले। सोरन सिंह ने एकाएक गाड़ी रोकी थी। क्या हुआ चाचा, रुक क्यों गए यहां? भैया जी अभी आता हूं 1 मिनट में, पेशाब कराऊं जरा। यही जगह मिली थी तुम्हें चाचा, आगे रोकियो। यहां बाजार में ठीक है भैया जी, कुछ ट्रबल हो गया साला गुर्दों में, प्रेशर ना रुकता। इंजन चालू था। गाड़ी से उतरकर वह गली के सिरे पर एक खोखे के पीछे चला गया। जीत सिंह अलर्ट बैठा था। उसका उनीदा सा मूड देखकर बोला, भैया जी मन हो तो निकालूं कुछ, एक बोतल तो बची है। एक क्षण को कुछ सोचा उसने और फिर मना कर दिया, नहीं रहने दो अभी। जीत सिंह ने खिड़की का शीशा जरा सा उतारा और मुंडी बाहर निकालकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने जेब से काला चश्मा निकालकर चेहरे पर सजा लिया और दरवाजा खोलने का उपक्रम करने लगा। एक हाथ कमर में, एक लटकी रिवॉल्वर के ऊपर बरकरार था। भैया जी वो देखो तरबूज, भौजी कह रही थी परसों। साले, एक हल्की सी मुस्कुराहट छू गई उसके होठों को और मूंछों में छिप गई। जल्दी लेकर आ अपनी भौजी के देवर। जीत सिंह को बाहर करके उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर अपनी जेब में रखे रिवॉल्वर को थपथपाया, जैसे आश्वस्त किया हो। अब अपने इलाके में चल रहे थे वे लोग, इसलिए वह स्वयं भी आश्वस्त था। इसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी ख्याल से भी ज्यादा तेजी से घटा था। प्रकाश की गति से तेज एक्शन हुआ था। जीत सिंह मुश्किल से 3-4 कदम आगे गया था। गाड़ी की ओर आता सोरन सिंह कार के बोनट से लगभग 10 कदम की दूरी पर था। अचानक उठे तेज अंधड़ की तरह 3 नौजवानों सहित वह मोटरसाइकिल खिड़की के पास आई थी। पीछे बैठे 2 लोगों ने गोलियों की बौछार से गाड़ी का शीशा छलनी कर दिया था। तड़ 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 जैसे ओले बरस रहे थे। सुरेंद्र का हाथ जेब में गया तो, लेकिन बाहर नहीं हो पाया। इतना मौका ही नहीं दिया उन नौजवानों ने। चारों ओर लोगों को आतंकित करते, इधर उधर हवा में गोलियां छटकाते, लोगों को धमकाते और चेतावनी देते थे। तो यह जा वह जा आंख से ओझल हो गए थे। अपना हथियार ना निकाल पाने की मजबूरी में सुरेंद्र ने कोशिश की थी कि वह पलट जाए सीट पर और नीचे गिर जाए। काफी सफल भी हुआ था वह। चेतना शून्य होते होते उसके दिमाग में कौंधा था, कौन था भेदिया, कौन गद्दार था। चारों ओर दहशत ने मानो वातावरण बांध दिया हो। लोग स्तंभित थे। हत्यारों के भाग जाने के बाद ही भगदड़ शुरू हुई थी।
कुछ लोगों ने अब चीखना और चिल्लाना भी शुरू कर दिया था। सोरन सिंह अब सीधा खड़ा हुआ, भीतर तक हिल गया था। वह अपने को संभाला उसने और फिर चीते की सी फुर्ती से कार का दरवाजा खोला। खून से लथपथ, पीठ के बल पड़ा हुआ सुरेंद्र पीछे की सीट पर था। उसका सिर और कमर तक शरीर सीट के नीचे लुढ़का हुआ था। जीत सिंह भी अब तक आ चुका था। उनके चेहरे जैसे पत्थर हो गए थे। दोनों ने चेतना शून्य सुरेंद्र को उठाकर सीट पर व्यवस्थित किया। सोरन सिंह ने कूद कर ड्राइवर की सीट संभाली और गाड़ी दौड़ानी शुरू की। वहां रुकना नए खतरों को बुलाना होगा। जीत सिंह चेतना शून्य सुरेंद्र की नब्ज टटोल रहा था। नाक के पास उंगलियां घुमाता सीना टटोल रहा था। सीधे हवेली ले चलो चाचा, तेज, बहुत तेज, बहुत नुकसान हो गया। सोरन के जबड़े भिजे हुए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ बेरहमी के साथ एक्सीलेटर दबा दिया था। लोगों का शोरगुल, दौड़ भाग, कयास, धूल और धुएं की गर्द गुबार के साथ ही कहीं पीछे छूट गए थे। सड़क पर छूटा हुआ गुबार हवेली में भर गया था। बर्फीला सर्द गुबार जिसमें रोने की इजाजत नहीं होती। सुरेंद्र भैया जी के सभी सहयोगी वहां इकट्ठा थे। छत पर और बाहर के कमरे में चौकन्नी आंखें सावधान थीं। एक खतरनाक खामोशी ने पूरी हवेली को घेर रखा था। 2 गाड़ियां लगातार दौड़ रही थीं। आस पड़ोस से डॉक्टर वहां लाए जा चुके थे। उम्मीद बाकी थी। उम्मीद बाकी ना होती अगर सुरेंद्र ने हथियार डाल दिए होते। चेतना शून्य शरीर लिए सांसों के आखिरी दौर में भी वह लड़ रहा था। जिंदगी के एक एक कतरे के लिए लड़ रहा था। कितने हिस्सों में बट गया था उसका पूरा वजूद। वह उड़ रहा था आकाश में। एक अनंत यात्रा पर चल पड़ा था वह। तीनों लोकों में विचरता, हर कोने में झांक रहा था। समय सीमा के पार बह रहा था, हवा की तरह। कभी बचपन के आंगन में घूम रहा था तो कभी भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अपनी चंद सांसों की मोहलत के लिए प्रार्थना करते करते फिर वर्तमान में लौट आता था। रास्ता मिल जाता तो पलकों के दरीचों से झांकने लगता। धुंध की मोटी दीवार के पीछे से कई परिचित चेहरे धुंधलाने लगते। तभी अचानक फिर छलांग मारकर ऊपर पहुंच जाता, ब्रह्मांड की सतह पर, हवा की तरह। कभी बचपन के आंगन में घूम रहा था तो कभी भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अपनी चंद सांसों की मोहलत के लिए प्रार्थना करते करते फिर वर्तमान में लौट आता था। रास्ता मिल जाता तो पलकों के दरीचों से झांकने लगता। धुंध की मोटी दीवार के पीछे से कई परिचित चेहरे धुंधलाने लगते। तभी अचानक फिर छलांग मारकर ऊपर पहुंच जाता, ब्रह्मांड की सतह पर। कभी गजब की ठिठुरन होने लगती, सर्द हवाओं में जैसे खून जमने लगता, और कभी भीषण गर्मी से उसका पूरा अस्तित्व जलने लगता। लगता कि भाप बनकर उड़ रहा है, बेहद गर्मी। सुमित्रा भौजी पहली बार अपने मालिक के मुसाहिबों, चेलों और साथियों के बीच इस तरह बैठी थी, सारी शर्मो हया छोड़कर। मौत से जूझते पति के जीवन की आखिरी चंद घड़ियों की सेवा ही उसके बाकी जीवन का संबल बनेगी, इसका एहसास उसे हो चुका था। दिन के उजालों में उसकी शक्ल देखना, उसका स्पर्श, उनके बीच घटने वाले नितांत निजी क्षण उंगलियों पर गिनने लायक थे। वे उसका पति था, केवल उसका मालिक, निजता की किसी खुशबू का नाम। पीछे याद आने पर कोई मुस्कुराने शर्माने वाला क्षण उसकी जिंदगी की किताब में अब तक कहीं दर्ज नहीं हुआ था। ये क्षण अब अविस्मरणीय बन जाएंगे क्योंकि वह उसके इतने पास थी, जिनकी यादों के सारे उसे आगे की जिंदगी काटनी थी। इतने ढेर सारे लोगों के होते हुए भी वह उसके इतने पास बैठी थी, उसका मुंह निहार रही थी। डॉक्टर चीड़-फाड़ दवा पट्टी कर रहे थे, खून चढ़ाने की बात हो रही थी। अभी एक और इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, थोड़ा चैन पड़ा था शायद। सुमित्रा के दिल में एक हूंक सी उठी, उससे रहा नहीं गया। उसने सुरेंद्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पहली बार उसने देखा सुरेंद्र का हाथ चौड़ा चकला था, लेकिन उंगलियां कितनी लंबी थी। हाथ सख्त तो था, लेकिन ऐसा फौलादी पत्थर भी नहीं जैसा लोग कहते थे। उसे पहली बार पहचान रही थी वह, लेकिन बहुत बड़ी कीमत के साथ।
सुरेंद्र भी तो अपने को पहचान रहा था। पहचान का सूत्र वही था जो उसके मन में गांठ डाल गया था। वही कचहरी में वकील भटनागर, उसका बेटा, बाप बेटे के बीच की हंसी, वह ठहाका। वही गांठ लिए उसका मन उड़ रहा था। लड़ाकू हवाई जहाज की तरह कलाबाजियां खाते हुए उसकी स्मृतियां तैर रही थीं। भूत, भविष्य, वर्तमान की सीमाओं को तोड़कर बह रहा था छोटा सुरेंद्र। अपने बब्बा की उंगली पकड़कर चलता चलता उनका नन्हा सोनू। बब्बा शहर के हाई स्कूल में मास्टर, घर में माँ सीधी सादी। सोनू की माँ, बहुत तेज है तेरा बेटा, एक बार जो बता दो भूलता नहीं कभी। माँ की मुस्कुराहट सिर पर लहराकर उसे छुपा लेता माँ का आंचल। अपनी मित्र मंडली के बीच बब्बा की बहन से बातचीत वह मौजूद रहता। माँ, बब्बा भी बहुत होशियार है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ चुप कर देते हैं बब्बा। और बब्बा उसे कंधे से ऊपर उठाकर हंस पड़े थे। जोर का ठहाका, फिर भींच लिया था उसे बाहों में। कभी कभी वह बब्बा की तरह पूरा मुंह खोलकर जोर से हंसने की कोशिश करता, हा 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 हा। उसके बब्बा की हंसी, भटनागर का ठहाका, उसके बेटे की मस्ती जैसे हवा में तैर रही थी उसके साथ साथ। दर्द की लहर फिर उठी, उमड़ने लगी थी पूरे शरीर में। तैरते तैरते वह फिर ऐंठने लगा। धाएं धाएं ठाएं ठक, आह, ठहाके जख्मी होकर भौंवों करने लगे। कह कहे आकाश में विलीन हो गए और पिशाचों का अट्टहास तेज होने लगा। आकाश ऊपर तक धुएं से भर गया। सारा धुआं उसके फेफड़े में भरने लगा। उसका दम घुटने लगा। सांस फिर उखड़ने लगी। हिच हिच। डॉक्टर साहब कहाँ गए? हिचकी आ रही है इन्हें। सुमित्रा ने सांस उखड़ते देखा तो बेचैन होकर चिल्लाने लगी। फिर से दवा, फिर इंजेक्शन। डॉक्टर और क्या कर सकते हैं? टूटी सांसों का सफर जितनी देर आगे बढ़ सके खींचने में सिर्फ मदद कर सकते हैं। इंजेक्शन ने असर दिखाया, आराम मिला। घायल मन ठंडे पानी के सोते में डुबकी लगाने लगा। ठंडा ठंडा जल कितना सुखद है। गर्मी की छुट्टियां, मुंह अंधेरे नहर के पानी में नहाता, पानी उछालता सुरेंद्र दौड़ते हुए खेतों के बीच जा पहुंचा है अब। सवेरे के वक्त ओस में भीगी मिट्टी की सौंधी महक, बम्बे की तरफ खेतों में दलदल करता दौड़ता पानी का रेला। छुट्टियों में गांव आया है सुरेंद्र। लगता है जैसे कोई उत्सव हो। हर रोज खाने में कोई नई चीज, कभी खीर, कभी घी में डूबी दाल बाटी। खा ले, तेरा मास्टर बाप तुझे शहर में क्या खिलाएगा? सूखी रोटी है? कौन बोल रहा है ये है? उसे नहीं खाना है कुछ। वह जा रहा है यहाँ से, गांव से। और फिर वह ऊपर उठने लगा आकाश की ओर। ऊपर ही रहेगा वह, नीचे नहीं रुकेगा। लेकिन लगता था उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। वह नीचे आने लगा था, कोई खींच रहा था उसे। वह फिर डूबने लगा। फिर अंधेरा, घना कालापन। किसी ने उसे उठाकर नीचे पाताल में फेंक दिया था और वह टूटे तारे की तरह चूर चूर होता नीचे जा रहा था। उठाओ, उठाओ इसे, गिरने मत दो, उठाओ, कोई कह रहा था। कौन? ताऊजी खड़े हैं ऊपर, दोनों हाथ फैलाए, लंबे ऊंचे चौड़े चकले, बड़ी घनी मूछें, लालपुर के ग्राम प्रधान, कितनी ही जमीनों के मालिक, ढेरों मुकदमों में वादी प्रतिवादी, सिर्फ इशारे, हरफों का खेल। जमीन इधर से उधर हो जाती, वारे न्यारे हो जाते, कोई बन जाता, कोई मिट्टी चाट जाता। उठाओ, ताऊजी की कड़कदार आवाज। मंगलू, मातादीन, राम सिंह, ताऊजी के लठैत, वह भाग रहे थे उसके पीछे, उसे ऊपर उठाने के लिए। उठाओ मंगलू, माता प्रसाद, उठाओ उसे, नीचे गिरने मत देना। वारिस है यह, मेरे खानदान का वारिस। नहीं, वारिस नहीं बनना है बब्बा, बचाओ मुझे, वारिस नहीं बनना है। मुझे पढ़ना है, खूब पढ़ना है, आप जैसा होशियार बनना है, पढ़ाना है मुझे आपकी तरह। भाई साहब, किसी कोने से बब्बा निकल आए थे और चीख रहे थे, हम रूखी सूखी खाकर शहर में ही रहेंगे, हमें नहीं चाहिए आपकी विरासत। आप जबरदस्ती करेंगे तो हम गांव आना ही छोड़ देंगे। तू मेरा भाई तो कहीं से नहीं लगता वीरेंद्र, हमारे खून में खोट कहाँ से आ गया? सुन ले कान खोलकर,
सुरेंद्र सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, खानदान का वारिस भी है। तेरी भाभी चल बसी, मैंने दोबारा ब्याह नहीं किया। तेरा भतीजा पानी में डूब गया, मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। तुझे देखकर और तेरे सुरेंद्र को देखकर जी लिया मैं। तू चाहता है ये सारी जायदाद मैं यूं ही बिखरने दूं, चील कौओं में बंटने दूं? ये खून खराबे, ये झूठी सच्ची मुकदमेबाजी हमारे बस की नहीं है भाई साहब, ये हमें फलेगी भी नहीं। अरे वीरेंद्र मेरे भाई, ये सब ताकत की निशानी है। यही ताकत जिंदगी है, जिंदगी का सत्य है रे। ताकत है तो दुनिया पर राज करेगा, वरना दो कौड़ी का भी ना पूछेगा कोई। ऐसे कीड़े मकोड़े रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं। चल सुरेंद्र उठ, अभी नीचे जाने का वक्त नहीं है तेरा, उठ ऊपर। और दो मजबूत हाथों ने उसे उठा लिया नीचे से। ताऊजी के पंजों में फंसा वह ऊपर उठता जा रहा था। वह हाथ पैर फेंक रहा था, छटपटा रहा था और विनती कर रहा था। उसका चीखना चिल्लाना सुनकर सर्द कर देने वाले अंदाज में ताऊजी ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने उसे ऊपर उछाल दिया, आकाश की ओर। जा मजे कर, खेल कूद, इतनी आसानी से डूबने नहीं दूंगा मैं अपने वारिस को। ऊपर आकाश में आकर वह लटक गया था, उल्टा त्रिशंकु की तरह। वह हाथ पैर चला रहा था लेकिन अटका पड़ा था, वैसे ही टस से मस नहीं हो पा रहा था वह अपनी जगह से। हाथ पैर चलाते मुक्त होने के लिए कोशिश करते करते वह थक गया, हाँफने लगा वह। सांस फिर जोर जोर से चलने लगी। सुमित्रा देख रही थी, एक एक पल के लिए हो रहा संघर्ष वह देख रही थी। पसीने से सरुबोर चेहरे को उसने आंचल से पोंछ दिया। सुरेंद्र की आंखों में फिर कुछ हरकत हुई, उसके होठ हिले थे। वारिस वारिस, वह सिर हिलाकर बार बार ताऊजी को मना करना चाहता था। भौजी, बुरा ना मानो तो कहूँ, कोशिश तो पूरी हो रही है, लेकिन इस मौके पर मनोज लल्ला को बुला लेने में कोई हर्ज नहीं है। आदमी भेज दो गाड़ी लेकर, कल तक आ जाएगा। कह देना कि उसके पापा की हालत सीरियस है, आ जाए स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेकर। मनोज, बेटा मनोज, जमाना बीत गया, उसे ठीक से देखे। अब की आएगा तो भटनागर की तरह अपने साथ रखेगा उसे, बब्बा की तरह अपने साथ घुमाएगा। लेकिन कहाँ से जाएगा अपने साथ? घूमना फिरना, सवेरे की मस्त बयार, नहर का ठंडा पानी, शाम को डूबते सूरज की लाली के साथ लौटते हुए गाय भैंसों के रेवड़ की बस्ती घंटियां सब खो गईं कचहरी के गलियारों में। गोलियों के धुएं में विलीन हो गया सब हंसना हंसाना। कितना मुक्त है आज सुरेंद्र। कोई जिराब अख्तर नहीं है, जूते मोजों में ठुसी पिस्तौल या चाकू नहीं है, तकिए के नीचे से चुभती कोई रिवॉल्वर की नाल भी नहीं है। बिना किसी आवरण, किसी आलंबन के उड़ रहा है वह। सूक्ष्म आत्मा की तरह उसका शरीर हल्का है और मन स्वतंत्र है। ऐसे ही उड़ता रहेगा, विचरता रहेगा शून्य में। कितनी शांति है यहाँ। फूलों की खुशबू फैली है, गुलाब महक रहा है कहीं। भौजी, सांझ हो रही है, अगरबत्ती हो तो जलाकर रख दो भैया जी के सिरहाने। मुट्ठी भर अगरबत्ती सुलगा कर ले आई सुमित्रा। पूरा कमरा, बाहर का दालान, भीतर आंगन सब महक उठा गुलाब की खुशबू से। सुमित्रा की आंखें भर आईं। सांझ की दिया बाती का ध्यान इससे पहले कभी किसी बंदे को नहीं आया था। उसके घर में रात और दिन की परिभाषा ही बदल गई थी। जब भैया जी घर पर होते तब दिन, और जब न होते तो रात हो जाती। हवेली के वारिस की बहू हर खटके पर उठ जाया करती। यह खटका रात को बजने वाले कंगन या पायल का संगी साथी न होता। कभी किन्हीं भूले बिसरे क्षणों में उसके साथी का साथ भी मिलता तो उसमें फूलों की गमक न होती, भीतर आत्मा तक भर जाने वाली नशीली तेजाबी गंध होती। उस वक्त वह उसका सिर्फ मालिक होता, तेज अंधड़ की तरह अपनी मर्जी के मुताबिक वेग में बहा कर ले जाने वाला मालिक। यह अंधड़ कब और कहाँ खत्म होगा कुछ पता न रहता, सिवाय इसके कि आंधी के बाद वह एक निर्जन साए साए करते टापू में पटक दी जाती। वहां से उठकर उसे खुद ही आगे का सफर पूरा करना होता। उसका मालिक जा चुका होता। कितने युग बीत गए इस तरह निश्चिंत होकर, दुनिया जहान की चिंताएं भुलाकर सोए। लेकिन इस तरह अपने होश और हवास गवाकर वह निश्चिंत हो जाए, ऐसा भी किसी ने नहीं चाहा था। किस्मत की बात है सब। कभी कभी लगता है कि
हम ही अपनी दुनिया के मालिक हैं, जो चाहे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन भाग्य हंसता है। उसे मालूम है कि अदृश्य डोरियां अपने हाथ में थामे ये प्रकृति अपना खेल खेल रही है। बब्बा जो लगातार जूझते रहे अपने आसपास के मकड़ जाल से, क्या कुछ कर पाए? अचानक हुए उल्कापात को रोक पाए? बकौल ताऊ जी के यही ईश्वर को मंजूर था। बब्बा की शुरू की हल्की फुल्की बीमारी कुछ महीनों बाद कैंसर की शक्ल में निकल कर आई। एक बार फिर जूझना पड़ा उन्हें। अब की बार इस जानलेवा बीमारी से जूझे, लेकिन हार माननी पड़ी। बब्बा नियति से हारे और उसके साथ सुरेंद्र अपनी जिंदगी से हार गया। उसकी हार ने उसके दिल और दिमाग को बंधक बनाकर रख दिया। ताऊ जी की हवेली में माँ और सुरेंद्र को गांव जाना पड़ा। ताऊ जी अंततः विजयी हुए। वह अब वारिस था ताऊ जी का। अद्भुत संसार था वह। वहाँ पटवारी तहसीलदार थे, किसान मजदूर थे, ताऊ जी के संगी साथी, उनके लठैत थे, लाठी थी, गोलियां थी, चौपाल थी। भीतर का खास कमरा था, गाली गलौज और हंसी ठट्टा था, शराब थी, कानाफूसियाँ थी, बहुत कुछ था। ना थी वहाँ तो किताबें ना थी, इतिहास की तारीखें और नक्शे ना थे, कहानियाँ किस्से ना थे। कहानियाँ मुकदमों के बयानों में तथा किताबें फाइलों में तब्दील हो गई थीं। यूं पढ़ाई उसकी जारी थी। वहीं की एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था वह। एक झटका लगा था उसे। अपने ताऊ जी को यह कहानियों के अविजित दैत्य जैसा समझता था, जादूगर जैसा, सामर्थ्यवान महाबली। शहर में ऐन कचहरी के भीतर उसके ताऊ, ग्राम प्रधान जोगिंदर सिंह मार डाले गए। किसी ने अपना पुराना हिसाब चुकता किया था। पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। वहीं दम तोड़ गए थे वे। आतंक से भर गया था वह, हिल गया था भीतर तक। अब क्या होगा? कोई भी तो ना रहा अब। उसका क्या होगा? ताऊ जी की मंडली उसके चारों ओर थी। जीत सिंह का बाप तेजवीर ताऊ जी का दाहिना हाथ था। सुरन सिंह पुराना सेवक था, उनके हर काम का साझीदार। इसके अलावा कई अन्य परजीवी काट ताऊ जी के ऐश्वर्य पर पलने वाले, उनके हर अच्छे बुरे काम के साथी। वही लोग अब उसके रक्षक थे। उसे घेरे हुए थे चारों ओर से। स्वामी भक्ति, नमक हलाली, जिंदगी वार कर देने की इच्छा, खून की आखिरी बूंद भी भैया जी के लिए बहा देने की कस्में। जिंदगी भर प्रधान जी का नमक खाया था। अब सब उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी। पहली बार सुरेंद्र को एहसास हुआ था कि सेवकाई किसे कहते हैं। स्वामी भक्ति हो तो ऐसी। लेकिन माँ की तो एक जिद थी, सारी जमीन जायदाद लेकर बेचकर शहर चले जाएंगे, वहीं पड़ेगा वह, नहीं रहना है यहाँ दुनिया के झमेलों के बीच। माँ की जिद, उसकी दुविधा और मौन, अजीब हलचल सी मच गई थी सब लोगों में। पूरे गांव में गहमा गहमी थी। ताऊ जी का अमला पसोपेश में था। संकट के बादल छा रहे थे सब पर। जमीन जायदाद बिक जाएगी तो इस पर पलने वाले ढेर सारे लोगों का क्या होगा? छोटी मालकिन, यहाँ तो हम सब लोग हैं, गारंटी लेते हैं कि सुरेंद्र भैया का बाल बांका नहीं होने देंगे। शहर में तो कोई पूछने वाला ना होगा मालकिन। सब कुछ बेच बाच देने से पुरानी खानदानी दुश्मनियां थोड़ी ही खत्म हो जाएंगी। लालपुर वालों के खानदान की इज्जत का भी तो सवाल है। सारी जमीन बेच दी और गीदड़ की तरह शहर भाग गए, लोग क्या कहेंगे? अजीब खींचतान चल रही थी। बोली ताने, खानदान की इज्जत, आबरू, मर्द और नामर्द होने की बीच की रस्साकशी। और फिर सब लोग जुट गए उसे पूरा मर्द बनाने में। अब सबके सब वहीं डटे रहते, कौन आया कौन गया पूरी निगाह रखते, घेरे रहते उसे हरदम। वह जवान हो रहा था, उसकी मसें भीग रही थी। पीना शुरू किए बहुत दिन हो गए थे उसे। अब नहीं शर्माता था वह औरतों की तरह। पीने पिलाने के साथ हर तरह का हंसी मजाक, सब प्रसन्न थे पर मां रोती रहती थी। महिपाल भागता हुआ आया था, हाँफ रहा था वह। वो यादवा का बच्चा वीरी सिंह यादव आया है लेखपाल के पास। अपनी तरफ से तो बहुत छिपता छिपाता आया, लेकिन पता चल गया है मुझे। हल्का फुल्का सुनने में तो आया था कि कुछ हेराफेरी करवा रहा है, दो एक लोगों को पटा रहा है वह, लेकिन इतनी हिम्मत करेगा वह कि यहीं आ धमके? उसे तो सबक सिखाना ही होगा। तेजवीर उछलकर सीधा हो गया था। आज तो उसका फैसला होना ही चाहिए। कुत्ता आज हमारे घर के बाहर तक आ गया। रोका ना गया तो गली के कुत्ते भी कल हमारे दरवाजे पर आकर मूत जाएंगे। तेजवीर अब निर्णायक मुद्रा में था। उठो भैया जी, आज तो तुम्हारी भी ताजपोशी होनी है। कहाँ चाचा?
अबे चाचा के भतीजे उठ, अपने ताऊ जी के खून का बदला लेना है तुझे आज। लेकिन चाचा मैं कैसे? उठ कह रहा हूँ मैं। और हाथ पकड़कर उठा लिया उसे। पहला सबक इस माउजर से, ले पकड़। नहीं चाचा, आप लोग जाओ और कर लो जो करना है। इतने दिनों से इस माउजर को सीने से चिपटा कर रखे हो, आज जरा देखो तो कैसे खेलती है ये अपने शिकारी के हाथों में। लो पकड़ो। उस गंभीर वातावरण में भी हंस पड़ा था तेजवीर। रिवाल्वर भैया जी के हाथों में ठूस दी गई। वे 5-5 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रंचू हो लिए। पगड़ी बांधे और अपना मुंह उसकी ओट में किए वीरी सिंह लेखपाल के घर से जा चुका था। पीछा करते हुए बीच बाजार में जा घिरा उसे। सुरेंद्र भैया जी कांप रहे थे। उसकी टांगें जवाब दे रही थी। आंखों के सामने सितारे छूट रहे थे। तेजवीर को लगा कि वह लुढ़क पड़ेगा। एक हाथ से उसे थाम कर दूसरे हाथ से निशाना साधा था तेजवीर ने। उसका निशाना हमेशा की तरह एकदम फिट था। उसके साथ ही सहयोग दिया था 3 अन्य रिवाल्वरों ने। समवेत प्रयास, 100% सफलता। गोलियों की धाएं धाएं से जैसे सुरेंद्र जागा था। नीम बेहोशी की हालत में उसने देखा कि सामने खून से लथपथ वीरी सिंह तड़प रहा है। 2 मिनट की तड़पन, फिर कुछ ऐठा था। इसके बाद शांत हो गया था सब कुछ। महिपाल कैसे चारों ओर लोगों को धमका रहा था रिवॉल्वर दिखा दिखाकर। लोग क्या कर रहे थे, कैसे भगदड़ मच रही थी, सुरेंद्र यह सब कुछ नहीं देख रहा था। उसने सिर्फ सुना था कि तेजवीर उसके कान में कह रहा था, इस मुर्दे पर अब तुम गोली चलाओगे, चलाओ, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी में गोली चलाऊंगा। उसने देखा था तो सिर्फ यह कि तेजवीर की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसका चेहरा हिंसक भेड़िए की शक्ल में बदल गया था, जो किसी आहट पर अपने शिकार छीनने की आशंका से और अधिक हिंसक हो जाता था। उसका खून सर्द हो गया, दिमाग सुन्न, हाथ जमकर पत्थर हो गए थे। तेजवीर की रिवॉल्वर उसकी कमर में चुभने लगी थी। अभी अभी इसी रिवॉल्वर से निकली आग वीरी सिंह को भस्म कर चुकी थी। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। महिपाल, सोरन और रामपाल सभी खड़े थे। सबकी आंखों में अपना शिकार लपकने की चमक थी। वह असहाय था, घिर गया था भेड़ियों के बीच। खून से सनी जवाने, दांत निकाले पड़ रहे थे उन सबके चारों ओर। उसका दिल चाहा कि वह अपना हथियार फेंक दे और वहीं लेट जाए वीरी सिंह के पास, अपने ताऊ जी के कातिल के पास। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नहीं कर पाया ऐसा कुछ, नहीं हो पाया ऐसा कुछ उससे। उसने दोनों हाथों में रिवॉल्वर संभाली। हाथों ने कांपना नहीं छोड़ा था। तेजवीर ने हाथ का सहारा लिया। उसने उंगली फंसाई, नाल साध का निशाना ठीक किया, दोनों हाथों को जमाया और आंखें बंद करके उंगली दबा दी। धाएं। उसकी आत्मा में एक छेद हो गया और खून रिसने लगा। तेजवीर की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक और, मैं कहता हूं, एक और। सम्मोहन की जैसी अवस्था में उसने आदेश सुना, फिर आंख मूंदी और दबाता चला गया ट्रिगर, दबाता गया। उसकी उंगली लहूलुहान हो गई थी। उसका दिमाग, उसकी आत्मा छलनी हो गए थे। पूरा बाजार ये नाटक देख रहा था। नाटक का पर्दा कब गिरा, कैसे गिरा, उसे होश नहीं। जियो भैया जी जियो। तेजवीर ने लपक कर उसे हवा में उठा लिया था। मोटरसाइकिल पर गठरी की तरह से लाद सब हवा हो गए थे। सारे इलाके में नगाड़े बज रहे थे। सुरेंद्र ने अपने ताऊ जी के कातिल को सरे बाजार गोलियों से छलनी कर दिया था। पूरा इलाका पत्थर हो गया। सबकी जबानें बंद थीं, होठ सिले हुए थे। पानी में रहकर मगर से कौन बैर मोल लेगा। कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में जश्न हो रहा था। वारिस की ताजपोशी हुई थी। नन्ना वारिस अब मालिक था सबका, पालनहार था। यह ठीक नहीं हुआ यार, सुरन सिंह मणिपाल के कान में फुसफुसाया था। सीधे साधे लौंडे को बिना बात किचन में फंसा गए जबरदस्ती। अपनी तो कट गई जैसी कटी, इसे रहने दो। सुरन सिंह, बिना किसी मालिक के हम कैसे जी सकते हैं? जिंदगी भर प्रधान जी के साथ लगे रहे, ठाएं ठूं करते रहे, अब और किस काम के रहे हम? महिपाल झूम रहा था। अबे सौरनवा, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या बे? तेजवीर ने घुड़का उसे और फिर जश्न के आलम में डूब गए सब। भौजी, अब तो उम्मीद है, चलो जी जाएंगे भैया जी। अब ऐसे कच्चे नहीं है अपने भैया जी, जानदारी है जानदारी। एक बार उठकर बैठ जाएं हमारे भैया जी, दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं हम। हाथ पर काट कर जंगल में न फेंक दिया, चिल बिलवों के सामने तो हमारा भी नाम नहीं। 2 दिन तो निकाल दिए चाचा। एक एक पल के लिए एक जन्म की लड़ाई लड़ी है भैया जी ने। सचमुच इन आखिरी क्षणों में एक एक सांस के लिए वह लड़ रहा था।
अपनी जिंदगी का एक एक पल वह फिर से जी रहा था। अपने जीवन के उजालों की एक एक कतरन को वह सहेज रहा था। उसे अब सुमित्रा के हाथों की छुअन महसूस हो रही थी। पहली बार उसे लग रहा था कि वह एक सुंदर औरत है, सजीली है। भरपूर आंखों से कभी उसे देख ही नहीं पाया वह। पापा, पापा, ये क्या हो रहा है तुम्हें पापा? अचानक उसकी चेतना में एक आवाज स्थिर आई थी, पापा। उसे लगा कि बादलों के बीच से कोई निकलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया है, घोड़ा बना लिया है उसे किसी ने। पापा, पापा। आवाज उसे निरंतर आकाश में खींचकर नीचे ला रही थी, उसके पंखों को बांधकर खड़ा कर रही थी। उसे अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस होने लगी। वह तो भूल ही गया था उस वायव्य आकाश की घोर अंधेरे पाताल के नीचे बीच कहीं जमीन भी हुआ करती है। वहां के लोग उड़ते नहीं, नीचे पाताल में डूबते भी नहीं, वे सीधे खड़े रहते हैं। वह महसूस कर रहा था एक नई जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे उग आई हो। कितने युग लगे थे उसे जमीन पर उतरते हुए। पहाड़ जैसे भारी लोहे के कपाट सरकाए उसने। उसकी ताकत चुकने लगी, लेकिन रोशनी की किरण झलकी थी। धुंध बहुत साफ हुई थी। सामने एक चेहरा था, जाना पहचाना, परिचित। उस जैसा ही चेहरा था वह। उसके पीछे 2 सजग आंखें थीं, जिसमें माथे के सिंदूर की लाली झिलमिला रही थी। हाँ, चेहरे अब साफ थे। पापा, पापा, मनोज, मेरा बेटा। उसके होठ कांपे थे। एहसास की दुनिया में दर्द फिर से टीसे मारने लगा था। बेटा मनोज, तुम्हें देखकर ही पहली बार आंखें खोली हैं तुम्हारे पापा ने। 3 दिन हो गए हैं, मौत से कुश्ती कर रहे हैं भैया जी। नजर उतारो भौजी इनकी। सुमित्रा आंखें पहुंच रही थी। यमराज के हाथों से सत्यवान को खींच लाई थी सावित्री। भैया जी की जानदारी ऐसी वैसी ना है भाई। अभी कोई माइकालाल पैदा ना भयो कि जो भैया जी को यूं ही खत्म कर दे। प्रसाद चढ़ाओ भौजी। अरे देवी है अपनी भौजी तो, ये तो सती मैया का प्रताप है सब। आवाजें और शक्लें सब आपस में गडमड होकर उसे फिर कमजोर कर रही थी। एक नई आशंका से भर गया था वह। मनोज का चेहरा उस पर झुका हुआ था। मनोज की आंखों में उसका भविष्य चमक रहा था। वह कांप गया था मनोज की आंखों में लिखे उसके भविष्य को पढ़कर। बेटा मनोज, फुसफुसाहट भर निकल पाई उसके मुख से। उसने चाहा कि वह मनोज को अपनी बाहों में भर ले, छिपा ले उसे अपनी गोद में, उसे अपने साथ ले चले मुक्त आकाश में उड़ने के लिए, जहां बर्फीला कवच ओढ़े आसमान छूते पर्वत है, दूर तक फैला शांत समुद्र है, जहां कल कल बहती नदी हर पल एक नया पाठ पढ़ाती है। हरे भरे खेत जीवन में हरियाली बिखेरते हैं, जहां हवा में कोई साजिश की गंध नहीं होती। ये मनोज, मेरा बेटा मनोज, यहाँ क्यों आ गया? यह दूर ही ठीक था। इस पर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए इन भेड़ियों की, लगातार सोच रहा था वह। हे ईश्वर, बुदबुदाया वह। बोले भैया जी, फिर बोले, बेटा मनोज, तेरा ही प्रताप है कि भैया जी फिर बोले। वारिस है भैया जी का, कोई मजाक बात थोड़ी ही है। फिर वारिस? कौन वारिस? किसका वारिस? मनोज वह फिर बुदबुदा कर रह गया। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शरीर पर उसका हुक्म ही नहीं चल रहा था। अवश्य पड़ा वह कहना चाहता था कि भाग मनोज भाग, तू किसी का वारिस नहीं है, तू अपना वारिस है, सिर्फ अपना, मेरा भी नहीं। तू भाग जा, दूर भाग जा यहाँ से। ये सब भेड़िए हैं, खूनी भेड़िए, तुझे घेर लेंगे। सरे बाजार तू मुर्दे का मांस खाएगा, तू मुर्दा पीठ पर लाद कर लाएगा और ये जश्न मनाएंगे, एक और आदमी का मांस खाने का जश्न मनाएंगे। इन आदमखोरों से भाग, दूर भाग। उसके होठ बुदबुदाते रहे। बहुत कोशिश करता रहा वह कहने की, असफल कोशिश। हार कर वह फिर डूबने लगा, गहरे समुद्र में डूबने लगा, नीचे जाने लगा तेजी से। ऊपर आसमान की कोई भी शय अब उसे ऊपर नहीं उठा पा रही थी। वह डूबता चला जा रहा था नीचे।